तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान क्लास 12 और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो टॉपिक जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ही 7 चैप्टर जो है फर्स्ट बुक से हैं और 10 चैप्टर सेकेंड बुक से। वो सारे टॉपिक्स में कंबाइन करके लेकर के आया हूं आपके लिए। ये इस वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो और यूजफुल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस क्या है। तो वो सारे हिंट्स भी मैं देता रहूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट बुक में देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया में। हम देखेंगे कि समकालीन दक्षिण एशिया का सीमांकन क्या है और इसका डिमार्केशन क्या है, कहां से कहां तक फैलाव है, कौन कौन से देश समकालीन दक्षिण एशिया में आते हैं और कहां से कहां तक इसका फैलाव है, किस तरीके से दक्षिण एशिया बना है। तो सीमांकन देख लेंगे हम। और इसका जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है वो है संबंध, अलग अलग देशों के साथ संबंध, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ क्या संबंध रहा है। एक क्वेश्चन जो बनता है वो है दक्षेश, सार्क, जिसको इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सार्क क्या है, सार्क का दक्षिण एशिया में क्या योगदान है। इसी से जुड़ा हुआ है साप्टा, वो भी देख लीजिएगा आप, और साप्टा क्या है, किस तरीके से सहायक रहा है। दक्षेश में एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे भारत और पाकिस्तान का सहयोग, कि क्यों ये असफल है या क्यों इस तरीके से सफल नहीं है। ठीक है, भिन्न भिन्न देश के लोकतंत्र की क्या स्थिति है इसमें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में हम देखेंगे निषेधाधिकार क्या है, व्हाट इज वीटो पावर। 5 देशों को मिला हुआ है वीटो पावर, आपको पता ही है। तो वहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि दैट व्हाट इज वीटो पावर। विश्व बैंक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस तरीके से किन देशों को विश्व बैंक जो है अपना सदस्य बनाएगा, किन देशों को ये पैसा देगा, इस तरीके से। अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आप देख लीजिएगा कि सदस्यता पहले इसकी चाहिए, तब आप इसके सदस्य बनोगे और तभी आपको पैसा देगा। यूएन में सुधार की बात आती है, भारत इसका बहुत बड़ा पक्षधर है कि यूएन में सुधार होना चाहिए। यूएन को बने काफी समय हो चुका है और यूएन काफी जब यूएन बना था तो उसके कुछ ही सदस्य थे, अबाउट 53-51 सदस्य थे। अब मोर देन 190 इसके मेंबर्स हैं। तो इस बेसिस पे ये कहा जाता है कि यूएन में सुधार आवश्यक है, यूएन में सुधार होना चाहिए और साथ ही साथ भारत को और भारत जैसे अन्य देशों को जो लोकतंत्र का नुमाइंदा है उसको भी इसकी सदस्यता मिलनी चाहिए। और इसी चैप्टर में अमेरिकी वर्चस्व, यूएस हेजेमनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा आपसे कि यूएस हेजेमनाइजेशन क्या है, भारत का क्या भूमिका रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, भारत किस आधार पे परमानेंट मेंबरशिप मांगता है। तो ये चीज आप देख करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सुरक्षा का चैप्टर है सिक्योरिटी का। तो इसमें 2 तरीके से सिक्योरिटी को हम कंसीडर करेंगे, एक पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक धारणा है। तो थोड़ा सा अंतर पढ़ लीजिए, पारंपरिक धारणा और गैर पारंपरिक धारणा में क्या अंतर है। फिर डिसआर्मामेंट्स, निशस्त्रीकरण क्यों जरूरी है ह्यूमैनिटीज को बचाने के लिए, और इन चीजों के रिगार्डिंग अप्रोच, भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है। और अभी जो हाल में जो सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा के विषय में वो आतंकवाद है। आतंकवाद हाल फिलहाल में सबसे बड़ा थ्रेट है विश्व के आगे और सुरक्षा के आगे, क्योंकि बहुत सारे देश इससे ग्रसित है, भारत स्वयं इससे ग्रसित है। तो आतंकवाद का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन अगला हमारा चैप्टर है। इसमें से आ जाएगा एजेंडा 21। एजेंडा 21 कह लीजिए या रियो सम्मेलन कह लीजिए या पृथ्वी सम्मेलन कह लीजिए, ये सारे एक ही है। फिर आ जाता है इसमें से क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, मूलवासियों की समस्या या मूलवासियों के विस्थापन की समस्या, या इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपको दे देता है। जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट चेंज आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है विश्व के आगे। और आप देख ही रहे वैश्विक उष्णता की समस्या, साझी संपदा और अलग अलग जिम्मेदारियां। यहां पे जैसे मैं पढ़ाया था आपको कि नॉर्थ और नॉर्थ साउथ का जो है डिवीजन हो गया था इसको लेकर के, जहां पे ये बात आ रही थी कि जो विकासशील देश है उनकी कम जिम्मेदारियां बनती है, विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है उनका ये मानना है कि हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है, इसीलिए जिसकी जिम्मेदारी है उसे यह कार्य करना चाहिए। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियों के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद टिकाऊ विकास है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। तो विकास तो करना ही है, लेकिन विकास ऐसा हो जो काफी ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, टिकाऊ, जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो।
उसके बाद हम वैश्वीकरण को देखते हैं लाभ और हानि के तौर पे। तो वैश्वीकरण जो है ऑब्वियस ही बात है, लाभ और हानि इसमें तो आएगा ही आएगा, लाभ तथा हानि। उसके बाद हम संरक्षणवाद के बारे में बात कर लेते हैं, कल्याणकारी राज्य के लाभ, वैश्वीकरण का लाभ क्या रहा है और वैश्वीकरण की हानियां क्या हुई है। उसके बाद एक टॉपिक आता है संरक्षणवाद, जहां पे बाजार को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी बनता है। फिर कल्याणकारी राज्य के विषय में आता है कि क्या वैश्वीकरण के आने से कल्याणकारी राज्य में, कल्याणकारी राज्यों के कार्यों में कोई कमी आई है। राजनीतिक, वैश्वीकरण में आता है राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहा है वैश्वीकरण का। ये जो हमारा सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सबसे पहले ये आ जाता है इसमें कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ टू नेशन स्टेट। फिर आता है रियासतों का विलय की समस्या, कि रियासतों को कैसे कैसे विलय किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर इत्यादि। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये पढ़ लीजिएगा। फिर आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व एवं इसका कारण क्या था, कांग्रेस क्यों एक दलीय तौर पर लगातार 3 चुनाव में, आम चुनाव में लगातार 3 बार जीतता रहा है, इसका कारण बताइए। या ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो ये कारण पूछ लेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक इसी में है, नियोजित विकास। नियोजित विकास के विषय में हम बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, व्हाट इज 5 ईयर प्लान्स। पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल पर आधारित कौन कौन सी चीजें हैं, ये पूछ लेगा। तो नियोजित विकास में सबसे पहले ये पूछेगा कि क्या नियोजित विकास है, नियोजित विकास की परिभाषा दीजिए, पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। और नियोजित विकास में एक सवाल आता है कि पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल, विकास के समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल क्या है, तो उसमें समाजवादी बनाम पूंजीवादी पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स मैंने आपको कंसीडर करा दिए, ये सारे पढ़ लीजिएगा, मिड टर्म के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। चुप्पी नहीं हुआ है भाई, पूरी वीडियो में बक 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 तीनों के तीनों। उठाइए मैं अभी 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 तुम दोनों को तोड़ापा लगेगा ना।